आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग 2 से। आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले तिरुवनंतपुरम में एक रॉयल नेवी का F-35B फाइटर लैंड हुआ था और उस समय इनिशियली कहा गया था कि उस एयरक्राफ्ट में लो फ्यूल की समस्या थी जिसके चलते उसने भारत पे लैंड किया था। अब जाहिर सी बात है अगर लो फ्यूल की प्रॉब्लम होती तो वो रिफ्यूलिंग के बाद उड़ान भर सकता था, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कुछ हाइड्रोलिक इश्यूज है जिसको फिक्स करने के लिए जो रॉयल नेवी की फ्लीट है उसमें से जो क्रू मेंबर्स हैं वो हेलीकॉप्टर की सहायता से वहां पर पहुंचे थे। लेकिन आज 4 दिन बाद भी F-35 लाइटनिंग 2 वहीं पे उसी प्रकार से खड़ा है, यानी कि उसमें जो समस्या है अब निसंदेह काफी गंभीर है और इस पर डिफेंस एनालिस्ट ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि जो क्रू आया था उससे भी चीजें फिक्स नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि F-35B में कुछ इंटरनल इश्यूज हैं जो कि काफी मेजर हैं और उनके लिए फ्यूजलाज को ओपन करना पड़ेगा। संभावित है कि उनके पास वो जरूरी जो इक्विपमेंट्स हैं फ्यूजलाज को खोलने के लिए वो ना रहे हों और ऐसे में अब अनिश्चित काल तक F-35 भारत में ही रहने वाला है और इस समय जो CISF का घेरा है वो उसकी सुरक्षा कर रहा है। और इस समय सबसे खास बात इंटरनेट मीडिया पे जो चल रही है वो F-35B को लेकर चल रहा डिस्कशन है कि आखिरकार एक के बाद एक जो F-35 में टेक्निकल इश्यूज हैं क्या वो वाकई इतने गंभीर हैं। इनके चलते आपको याद होगा कुछ समय पहले अमेरिका ने भी कुछ लिमिटेड नंबर्स में ही एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड किया था और क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से बने हैं तो ऐसे में निसंदेह इनके मेंटेनेंस में चैलेंजेस तो होंगे। अब देखना ये है कि F-35 में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी जिसके चलते ये एयरक्राफ्ट अभी तक भारत में मौजूद है। हमारे अगली बड़ी अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आ रही है। हम सबको पहले से पता था कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको EOI कहते हैं वो रिलीज़ किया गया है, जहां पर AMCA डेवलपमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई हैं। जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है उसमें इंडियन कंपनीज को एड्रेस किया गया है। कंपनी या तो इंडियन ओन्ड हो या इंडियन कंट्रोल्ड होनी चाहिए और जो एप्लीकेंट हैं इसके लिए वो या तो एक सिंगल कंपनी हो सकती है या एक जॉइंट वेंचर या एक पूरा का पूरा कंसोर्टियम हो सकता है जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन की बात करें तो ये 8 वर्ष का होने वाला है, जहां पर AMCA डेवलपमेंट से लेकर एंड सर्टिफिकेशन तक जो है चीज़ें देखी जाएंगी। आपको पहले ही पता है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम को पूरा करना चाहती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सबसे प्राथमिक जो कार्य हैं उनमें से एक है, क्योंकि MOD पहले ही क्लियर कर चुकी है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सिर्फ इस बार स्टेट ओन जो कंपनियां हैं उनकी सहभागिता नहीं होगी बल्कि प्राइवेट सेक्टर को एक उचित भूमिका दी जाएगी। और खुद प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो कि पहले हेजिटेट कर रही थी वो खुलकर सामने आ रही हैं और इस प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो भी कर रही हैं। इसके लिए आपने सुना होगा सोलर ग्रुप और लार्सन टुब्रो और दूसरी कंपनियां जो है जैसे वेम टेक्नोलॉजीज हो गई, इन्होंने अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया था, लेकिन अब यहाँ पर फाइनल कॉल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से होगी। जो EOI है इसका जवाब देने के बाद जो आगे के प्रोसेस है वो शुरू किए जाएंगे और जो सबसे उचित कैंडिडेट होगा उसको ही सेलेक्ट करके कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट एक ऐसे रिपोर्ट को लेकर है जो इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में है और इस समय इंटरनेट मीडिया पे काफ़ी इसको लेकर चर्चा हो रही है। सोर्सेज की तरफ से और यूं कह लें प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस की तरफ से भी ये रिपोर्ट सर्कुलेट करी गई है कि पाकिस्तान को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही थी, जहां पर कहा जा रहा था कि इनके पायलट J-35 में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, ये बात शायद सत्य है। और रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को अगले वर्ष की शुरुआत से ही शायद चाइना की तरफ से जो J-35 फाइटर्स हैं ये सप्लाई किए जाने शुरू कर दिए जाएं। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती हैं कि चाइना ने ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट्स को प्रोडक्शन में उतार दिया है। हालांकि चाइनीज जो नेटिजन्स हैं जो उस चाइन के निवासी हैं वो इसका विरोध करते नजर आए हैं। पाकिस्तान को तकरीबन 40 की संख्या में J-35 देने की बात की जा रही है और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास आता है तो निसंदेह भारत के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स ऑलरेडी ट्रेन किए जा रहे हैं और उन्हें जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था उसके बारे में भी जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस समस्या को टैकल कैसे करेगा। ऐसे में हम एयर मार्शल संजीव कपूर सर के द्वारा दिए गए रेफरेंस को अगर हम बात करें तो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि अब आप F-35 या J-35 जैसे जो फाइटर्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर हैं उनको टैकल करने के लिए आपको इसी प्रकार के टैक्टिक्स जो हैं वो अपनानी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि आपको जो लॉन्ग रेंज के एंटी स्टेल्थ रेडार हैं इनको डिप्लॉय करना होगा जो कि स्टेल्थ थ्रेट को डिटेक्ट कर सके, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में क्लेम किया था, उन्होंने F-35 को डिटेक्ट किया है। और दूसरी बात यह है कि अब हमारे पास समय नहीं है 5th जनरेशन फाइटर्स को लेकर सोचने का, हमें तत्काल बड़े निर्णय लेने होंगे। उन्होंने कहा 2 ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला है हमारे पास F-35 लाइटनिंग 2, दूसरा है हमारा Su-57। अब इसमें भी अगर आप प्रैक्टिकलिटी को ऐड कर देते हैं
तो फिर SU-57 के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और SU-57 हमारे लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस हो सकती है क्योंकि ये सोर्स कोड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, वेपन इंटीग्रेशन और दूसरे सपोर्ट्स के साथ आ रहा है जो कि F-35 में मिलना काफ़ी मुश्किल है और इनका लोकल प्रोडक्शन नासिक में किया भी जा सकता है क्योंकि भारत ने ऑलरेडी पूर्व में जो SU-30M के आई है इनको भारत में बनाया है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है ये अब हमसे छिपा नहीं है और हमने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन के विकराल रूप को देखा जहां पर हमने इंडियन ड्रोन्स को पाकिस्तान में घुसते और उनके एसेट्स को डिस्ट्रॉय करते देखा और पाकिस्तान की तरफ से भी हमने सैकड़ों ड्रोन्स भारत में आते देखे। भले ही हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया हो लेकिन हम ये अवॉइड नहीं कर सकते इस बात को कि ये एक थ्रेट तो है, लेकिन अब इसी थ्रेट को भारत अपनी पावर बनाने वाला है क्योंकि इंडियन आर्मी ने इस समय प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत करना शुरू कर दी है जहां पर उनका एक स्ट्रेटेजिक रोल सामने आया है। इंडियन आर्मी ये चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां इस समय एक ऐसे नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन का निर्माण करें जो कि एंटी टैंक रोल के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सके। अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो इन ड्रोन को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि ये जीपीएस इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम को फीचर करेंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो कॉन्टेस्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट होते हैं जहां पर ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है उसको ये अवॉइड कर सके और म्यूनिशंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि टैंक के जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको भी अवॉइड करके उनको पेनिट्रेट कर सकें। और इसीलिए इंडियन आर्मी ने इस समय जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस समय हमारे पास ऐसे ड्रोन्स उपलब्ध हैं जो कि एंटी टैंक रोल में यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम का जो ALS-50 लोइटरिंग म्यूनिशन हो गया वो इस समय इस रोल को पूरा कर सकता है। लेकिन इंडियन आर्मी इस प्रकार के और ड्रोन्स की तरफ देख रही है और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर से भी जो सकारात्मक संदेश हैं, ये सकारात्मक जो हमें सिग्नल है वो देखने को मिले हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा आने वाले भविष्य में अगर हमें इस प्रकार के ड्रोन्स उड़ते दिखाई पड़े। हमारी अगली बड़ी अपडेट ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में विज्ञान भवन में ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को प्रदर्शित किया था और अपने इस एग्जीबिशन के दौरान उन्होंने इसको लेकर कुछ बड़ी जानकारियां भी सामने रखी हैं। ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसकी जो लेंथ होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर्स की होगी, वहीं ये 2.5 मीटर चौड़ी होने वाली है और ये भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण होने वाली है। DRDO ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि ध्वनि HGV जो है ये अपने डेब्यू के लिए तैयार है और ये 2029 से 30 तक अब इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी इन्हांस किया जा रहा है लगातार। इसमें बेसिकली हमें जो व्हीकल है वो ब्लेंडेड विंग बॉडी डिज़ाइन के साथ देखने को मिलती है, जहां पर एक स्लीक वेल शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो कि लो ड्रैग और हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ऑप्टिमाइज है। वहीं इसमें जो हीट प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको भी यूज़ किया गया है, जहां पर ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो है उनको विथस्टैंड कर पाएगी और इसका श्रेय जाता है इसके सिरेमिक कंपोजिट्स को। और रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि ये 2000 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है जो कि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से होता है री एंट्री के दौरान, उसको भी विथस्टैंड कर पाएगी। तो आने वाले भविष्य में हमें ये जो मिसाइल है ये देखने को मिलेगी और ये हमारे एनिमी के लिए साक्षात काल का दूसरा रूप होने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।